नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तैयारी मैं अपने इस चैनल पे करवा रहा हूं, जिसमें अभी जो टॉपिक चल रहा है ना, ये मेंस और प्री दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं रियासतों की बात कर रहा हूं। इसके पहले जो है वो गोंडवाना रियासत में करवा चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आई बटन पे वीडियो भी है, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और जो यहां पर एमपीपीएससी प्री में जो आयोग दिए हुए थे 15 के 15, वो दोस्तों सारे आयोग मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा कि एमपीपीएससी 2020 के प्री के स्टूडेंट्स को फ्री नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वो कैसे मिलेंगे उसके लिए आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा। और अब हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। बुंदेली या बुंदेलखंड रियासत भी इसे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। रुद्र प्रताप बुंदेला जी से बात होगी, जिनका शासनकाल 1501 से लेके 1531 तक था। और रुद्र प्रताप जी जो है, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, इनको बुंदेल वंश का शासक माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आपका सॉल्व हो गया। बुंदेल राजा रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 में बुंदेलों की प्रसिद्ध राजधानी जो है, ये यहां गलती से दोस्तों अबूजा हो गया है, ये एक्चुअल में ओरछा है, तो इसको आप ओरछा कर दीजिएगा। ओरछा की नींव रखी थी। ओरछा के किले का निर्माण करवाया था। यह किला बेतवा नदी के तट पर है। तो भाई देखो, आपको यह बात मालूम चल गई कि रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1501 से 1531 शासनकाल था। चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रुद्र प्रताप बुंदेला संस्थापक है बुंदेलखंड रियासत के, तो यह आपको मालूम होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका यहां से सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इन्होंने भाई जो है आपका जो इन्होंने निर्माण करवाया था, यहां जैसे मैंने बताया कि आपको ओरछा का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो ओरछा का निर्माण किसने करवाया? रुद्र प्रताप बुंदेला ने। और ओरछा जो शहर है ये किस नदी के तट पर है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये बेतवा नदी के तट पर है। तो 3 क्वेश्चन यहां से हमारे सॉल्व हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात, अब इसको हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा। मृत्यु के पश्चात उनके बड़े पुत्र जो जिनका नाम था भारती चंद ने वर्ष में फिर शासन संभाला, ठीक है। भारती चंद जो थे, इनका शासनकाल था 1531 से 1554 तक। इस काल में अब आपको आपने अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा इस टाइम पर जो दिल्ली का जो थ्रोन था, दिल्ली के शासन में, मतलब दिल्ली का जो राजा था इस समय पर, मुगल राजा, वो था शेर शाह सूरी। उसी से रिलेटेड बात यहां लिखी है। इस काल में शेर शाह सूरी दिल्ली के सम्राट था। उसमें बुंदेलखंड, उसने क्या करा था, बुंदेलखंड का जो जतारा था, बुंदेलखंड का ये जतारा जो है, जतारा में दुर्ग बनवाया था, ठीक है। वो दुर्ग बनवाया और वहां हिंदू राजाओं के दमन हेतु अपने पुत्र सलीम शाह को रखा, ठीक है। तो आपको यह बात मालूम चल गई कि भाई उस समय पर कौन था शासक कौन था? शेरशाह सूरी था। और जतारा का जो दुर्ग है, जतारा का दुर्ग किसने बनवाया भाई? वो भी किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। और शेरशाह सूरी के पुत्र का क्या नाम था? तो सलीम शाह था शेरशाह पूरी के पुत्र का नाम। यह बात भी आपको यहां से पता चल गई। आगे चल के कलिंजर के किले के युद्ध में, इसी ये लड़ाई में शेरशाह सूरी मरते हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा उनकी आंख में बारूद चले जाता है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। कलिंजर के किले के युद्ध में, युद्ध के समय 1545 में कलिंजर के शासक कीर्ति सिंह और भारती चंद ने मिलकर शेरशाह सूरी का सामना किया। इस युद्ध में ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद भारती चंद के छोटे भाई मधुकर शाह बुंदेला राज्य संभालते हैं। अब जो मधुकर शाह बुंदेला रहते हैं, इनका जो काल रहता है वो रहता है 1554 से 1592। अब मधुकर शाह बुंदेला इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं आपको बताता हूं। राजा मधुकर शाह बुंदेला की पत्नी जो थी, जिनका नाम था रानी गणेश कुंवर, इन्होंने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया है दोस्तों। ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? राजा मधुकर शाह की पत्नी रानी गणेश कुंवर ने इसका निर्माण करवाया है। तो इसके पीछे ना दोस्तों एक कहानी है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो रानी गणेश कुंवर जो थी, ये पैदल चल के जाती हैं अयोध्या तक, और रामलला की मूर्ति वहां से लेने के लिए जाती है, और रामलला की मूर्ति लेके आती है, क्योंकि शाम को इनको एक नक्षत्र होता है, पुष्य नक्षत्र। पुराने जो लोग थे ना दोस्तों, वो सारे के सारे अच्छे नक्षत्र में देख के काम करते थे। वो हमारी तरह नहीं होते थे कि कभी भी कोई भी काम उन्होंने कर दिया। वो अच्छे नक्षत्रों में देख के, खासकर राजा महाराजा जो थे, उनके साथ में उनके जो गुरु वगैरह रहते हैं, तो वो उनको यही गाइड करते हैं कि भाई अच्छे नक्षत्र में काम करो। तो पुष्य नक्षत्र का वो वेट कर रही थी, रामलला की मूर्ति लेके वो आ गई थी।
तो भाई वेट जब कर रही थी तो उतनी देर के लिए ना उन्होंने जो मूर्ति थी रामलला की वो उन्होंने अपनी रसोई में रख दी। अब रसोई में जब मूर्ति रखी तो जैसे ही जब पुष्य नक्षत्र आया तो भाई उन्होंने रामलला के मंदिर के लिए भाई चतुर्भुज मंदिर जो है उसका निर्माण तो करा ही दिया था, मूर्ति वहीं रखानी थी। लेकिन भाई शुक्ल पक्ष उसका जो पुष्य पक्ष है, पुष्य नक्षत्र, उसका वेट हो रहा था। अब क्या होता है, मूर्ति ये रख देती है रसोई में, तो जैसे ही वो टाइम आता है ना तो ये जाती है मूर्ति उठाने, पर मूर्ति किसी से उठती ही नहीं है। इसीलिए इनका राज जो रहता है, मतलब इनका जो बोलना चाहिए किंगडम जो रहता है जहां पर ये रह रहे होते हैं, इनका किला या महल जिसको हम बोलेंगे, तो इनके महल के अंदर रामलला का मंदिर है और चतुर्भुज मंदिर अलग है। ठीक है, दोनों का निर्माण हुआ एट द एंड इन्हीं की वजह से, गणेश कुंवर की वजह से ही हुआ है। चतुर्भुज मंदिर अलग है, वो बना वो रामलला की मूर्ति के लिए था, लेकिन रामलला की जो मूर्ति थी ना वो इन्होंने अपनी रसोई में रख दी थी। उसके बाद जब वो नक्षत्र आया, पुष्य नक्षत्र, तो वो मूर्ति वहां से हिली ही नहीं। ये इसके पीछे की कहानी थी। जब आप वहां रामलला के मंदिर या चतुर्भुज मंदिर, जैसे आप जाएंगे ओरछा वगैरह, आप इस समय इस जगह पर कहीं जाते हैं ना, तो वहां के पंडितों से आप अगर इन बारे में पूछेंगे तो वो आपको इस तरीके की कहानी बताएंगे। मैंने भी ऐसे ही सुना था। अब बात करते हैं आगे। राजा मधुकर शाह स्वतंत्र राज्य की स्थापना चाहते थे, इसलिए जब उन्होंने अकबर के सामने राज दरबार में, मतलब क्या होता है कि राजा जो मधुकर शाह थे ना, वो अपने जो क्षेत्र है उसका ना अपने राज्य की स्वतंत्रता, मतलब राज्य की स्थापना चाहते थे, स्वतंत्र राज्य की स्थापना चाहते थे। तो उस समय का राजा जो था ना वो था मुगल शासक जो था वो अकबर था। तो अकबर ने क्या करा, अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया, लेकिन उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी और उन्होंने अकबर वहां पर जाने से मना कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इस कारण भाई क्या हुआ कि देखो, जैसे मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था कि रानी दुर्गावती वाला, तो रानी दुर्गावती जब वहां पर थी तो उन्होंने भी अधीनता स्वीकारने से मना कर दिया था। तो भाई आसफ खां को भिजवाया था उन्होंने, याद करिए 1662 और 1664 की बात वहां पर हो रही थी ना, वहां पर मैंने पढ़ाया है आपको। अब यहां पर क्या है भाई, देखो ओरछा, मतलब सादिक, अब अकबर क्या करते हैं, सादिक खान को भेजते हैं ओरछा पर चढ़ाई करने के लिए, और सादिक खान युद्ध में इनको हरा देते हैं, मधुकर शाह जी को। तो मधुकर शाह जी की मृत्यु हो जाती है। अब ऐसा माना जाता है कि राजा मधुकर शाह जो थे ना, उनके 8 पुत्र थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र जो था उनका नाम था राम सिंह बुंदेला। तो राम बुंदेला जो रहते हैं, राम सिंह बुंदेला, ये अकबर के पास जाकर भाई सॉरी बोल देते हैं कि सर माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। ये जाके भाई सॉरी वॉरी बोल देते हैं। तो अकबर बोलते हैं ठीक है यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर ये गद्दी पर आ जाते हैं। अब इन्होंने कुछ खास काम किए नहीं है, हमें जो इंपॉर्टेंट है ना भाई, देखो जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो करना है। तो इसके बाद क्या होता है, वीर सिंह बुंदेला। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट एक पर्सनालिटी है। वीर सिंह बुंदेला शासक बनते हैं और बढ़ोनी से अपनी राजधानी दतिया स्थानांतरित कर लेते हैं। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है कि बढ़ोनी से कौन सा बुंदेल शासक था जिसने बढ़ोनी से अपनी राजधानी दतिया स्थानांतरित करी थी, तो उनका नाम है वीर सिंह जी बुंदेला। ठीक है, ये बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थे वीर सिंह बुंदेला जो थे भाई। इनका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक माना जाता है, इनका शासनकाल था। अपने नाम के समान ये देखिए, वीर सिंह बुंदेला काफी वीर और पराक्रमी थे। जहांगीर के शासनकाल में इनका वर्चस्व और ज्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया था, क्योंकि इन्होंने जहांगीर के कहने पर अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या कर दी थी। एक्चुअल में क्या हुआ था, जो जहांगीर थे ना, जहांगीर मतलब सलीम, ठीक है, सलीम जो थे भाई, अब क्या हुआ कि सलीम को यह लगता था कि अबुल फजल की वजह से अकबर उनको गद्दी पर नहीं बैठा रहे हैं, और अबुल फजल उनकी पीछे से कंप्लेन करते रहते हैं, उनके बारे में भड़काते रहते हैं, जिससे अकबर उनसे नाराज रहते हैं। तो जहांगीर जो रहता है वो भी नाराज रहता है अबुल फजल से। तो वो क्या करता है, वीर सिंह बुंदेला को बोलता है, इनकी फ्रेंडशिप रहती है, तो वो वीर सिंह बुंदेला को बोलते हैं कि आप मेरे लिए इनको अबुल फजल को मार दीजिए। तो वीर सिंह बुंदेला क्या करते हैं, वीर सिंह बुंदेला इनकी हत्या कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप जो जहांगीर होता है, जहांगीर और इनके मित्र बीच में ना घनिष्ठता बढ़ जाती, मित्रता में इनकी, और वह अन्य सारी मतलब और कई सारी रियासतें जो है वो उपहार में किसे दे देते हैं, वीर सिंह बुंदेला को। लेकिन दोस्तों ऐसी मान्यता है कि वीर सिंह बुंदेला जो थे ना, उन्होंने अब्दुल फजल जो है वीर सिंह बुंदेला ने उन्हें ना धोखे से मारा था। इसीलिए जो है ना, ये जो विक्ट्री जो थी उनकी, धोखे से तो मार दिया था, लेकिन ये हमेशा उनको एक मतलब उनकी जो बोलना चाहिए उनकी ग्रेटनेस पे कुठारघात टाइप का है ये, मतलब ये अच्छा नहीं है, एक कलंक टाइप का माना जाता था, उनकी इमेज पे माना गया है। अब बात करते हैं आगे। कुछ वर्षों के पश्चात वीर सिंह बुंदेला ने अपने पुत्र जुझार सिंह को गद्दी सौंप दी
और जुझार सिंह ने गोंडवाना राजा प्रेम शाह पर आक्रमण कर दिया। अब जो गोंडवाना जो राज्य था, जैसा कि आपको मालूम है, रानी जब हम बात कर रहे थे कि गढ़मंडला की रानी दुर्गावती की जब बात चल रही थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात अकबर का मतलब अकबर आ जाता है वहां पे, अकबर मतलब मुगल आ जाते हैं, पूरे मुगल शासन हो जाता है वहां पे। तो ये देखिए बात यहां पर हो रही है, गोंडवाना के राजा मतलब गोंडवाना ही रियासत थी वो, प्रेम शाह, तो उसके ऊपर तो पहले से ही अकबर का हाथ रखा हुआ है गोंडवाना रियासत पे, और अबुल फजल की हत्या और हो गई। तो क्या होता है कि भाई जुझार सिंह जो रहते हैं ये गद्दी सौंप जुझार सिंह क्या करते हैं, गोंडवाना के राजा प्रेम शाह पर आक्रमण करके उन्हें हरा देते हैं और चौरागढ़ जीत लेते हैं। अब ये बात अकबर को पसंद नहीं आती और अकबर उन पर अपनी सेना भेजकर आक्रमण करवा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जुझार खां डर के मारे दक्षिण में भाग जाते हैं और उनके परिवार को पकड़ लिया जाता है और इस्लाम स्वीकारने पर मजबूर कर दिया जाता है। अच्छा, दक्षिण में ये भागते जरूर हैं, ये सोचते हैं हम बच जाएंगे, पर वहां भी इनको पकड़ लिया जाता है और इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद और भी शासन मतलब राजा आते हैं शासन में, लेकिन कोई भी इतना ज्यादा ना प्रतापी नहीं होता। अब फिर क्या होता है, चंपत राय होते हैं। अब मैं ये कहानी आपको एक मतलब मैं आपको बताता हूं उसकी पृष्ठभूमि क्या रहती है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि आपकी चंपत राय वाली जो स्टोरी है ना, ये पहले से ही है। इसमें क्या होता है, 1501 में ओरछा में जो रुद्र प्रताप सिंह, जब ओरछा नरेश मतलब ओरछा के संस्थापक रहते हैं, तो उनके ज्येष्ठ पुत्र जो रहते हैं भारती चंद 1539 में ओरछा के सम्राट बनते हैं। तब वहां पर एक बंटवारा होता है। उस बंटवारे में वो मतलब राय उदयजीत सिंह होते हैं। एक राय उदयजीत सिंह को महोबा मतलब महोबा बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, महोबा महेबा है ये, महेबा ठीक है, महोब सॉरी महोब, ना महोबा है ना महेबा है, महोब है, महोब ठीक है, महोबा नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। महोब की जागीरदारी दे देते हैं, जागीरदार बना देते हैं। और इन्हीं के वंशज जो रहते हैं ना, ये सरदार चंपत राय रहते हैं इनके वंशज। अब महोबा पर मतलब चंपत राय गद्दी पर बैठ जाते हैं महोबा की। और चंपत राय जो है ना, इनका इसी इतिहास बहुत प्रसिद्ध है। मतलब कैसे प्रसिद्ध है, चंपत राय का इतिहास प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने औरंगजेब की सहायता की थी। कब सहायता की थी, जब आपको याद होगा दारा सिकोह से युद्ध होता है ना औरंगजेब का, तो औरंगजेब की उस समय पर इन्होंने हेल्प करी होती है दारा सिकोह के विरुद्ध जीतने के लिए। तो ओरछा जो है मतलब ये जागीरदार तो रहते ही हैं चंपत राय, तो औरंगजेब इनको ओरछा से लेके जमुना नदी तक की जागीरदारी सौंप देता है। लेकिन क्या रहता है, चंपत राय जो रहते हैं ना, ये बुंदेलखंड को स्वतंत्र करने के पक्ष में रहते हैं। जो बात औरंगजेब को भाई अच्छी नहीं लगती औरंगजेब को, तो औरंगजेब को यह बात खटकती है और वह उनको मारने के लिए सेना भेजता है। और इस मतलब सेना तो भेज देता है, लेकिन क्या होता है कि यह संघर्ष बहुत टाइम तक चलता रहता है। भाई सेना भेज दी, बहुत टाइम तक संघर्ष चल रहा है, तो अंततः होता क्या है कि 1664 में सेना उन्हें जंगल में घेर लेती है, जहां वह अपनी पत्नी लाल कुंवर, उनकी पत्नी का क्या नाम रहता है, लाल कुंवर, लाल कुंवर के साथ भाई क्या करते हैं, भाई अपने आप को मार लेते हैं, प्राणांत कर लेते हैं अपने, ठीक है। इन्हीं के पुत्र रहते हैं महाराज छत्रसाल। ये बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है बुंदेलखंड की। अगर आपने बुंदेलखंड पढ़ा है और आपने महाराज छत्रसाल को नहीं पढ़ा, तो आपने बुंदेलखंड ही नहीं पढ़ा। इन्हीं के पुत्र रहते हैं महाराज छत्रसाल, जिन्हें हम बुंदेल केसरी, देखिए उपाधियां उनकी क्या क्या बोलते हैं, बुंदेल केसरी या बुंदेलखंड के शिवाजी कहते हैं। छत्रसाल की आयु मात्र 12 वर्ष की थी जब उनके माता पिता अपने प्राणांत कर लेते हैं। इनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहता है दोस्तों। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। अगर यहां तक का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कर दीजिए। क्या होता है ना, जाते जाते तक ना एंड तक आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं यार, तो वो अच्छा नहीं लगता, तो यार लाइक्स कम हो जाते हैं। देखो लाइक आप कर दीजिए अभी, भाई देखो लाइक तो करना है ही, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करेंगे ही सही, लेकिन क्या होता है वीडियो जब खत्म होती है ना तो आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, इसलिए लाइक कर दीजिए। देखिए अभी आपने लाइक किया ना तो बगल में ही सब्सक्राइब का बटन भी है, तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को भी आप प्रेस कर दीजिए। चलिए अब वीडियो आगे करते हैं। अब जिस प्रकार देखो, अब इसकी पृष्ठभूमि में आपको समझाता हूं भाई। जिस प्रकार गुरु रामदास के मार्गदर्शन में शिवाजी ने अपना पराक्रम और चातुर्य से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे, उसी प्रकार गुरु प्राणनाथ, ये क्वेश्चन अगर आए कि महाराज छत्रसाल के गुरु का क्या नाम था, तो उनके गुरु का नाम था प्राणनाथ। तो गुरु प्राणनाथ के मार्गदर्शन में छत्रसाल जी ने अपनी वीरता से मतलब वीरता और पराक्रम से वीरता पराक्रम और युद्ध कौशल में मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। आताताई मतलब जो आक्रमणकारी होते हैं ना, उनको आताताई बोलते हैं। आताताइयों के लिए छत्रसाल नाम ही पर्याप्त था।
मतलब बता रहा हूं ना, आताताइयों के लिए छत्रसाल नाम ही पर्याप्त होता है। वह सब छत्रसाल के नाम से इतने भयक्रांत, मतलब इतने डरते थे कि उनका नाम सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। मतलब इतनी ग्रेट और इतनी, मतलब दुश्मनों के दुश्मन, बहुत ही खतरनाक पर्सनालिटी। मैं बोल रहा हूं ना, आपने राजा छत्रसाल नहीं पढ़ा तो आपने बुंदेलखंड ही नहीं पढ़ा। महाराज छत्रसाल की 82 वर्ष के जीवन में उन्होंने 44 वर्ष राज किया और 52 युद्ध लड़े उन्होंने, और वो सारे के सारे युद्ध उन्होंने जीते, और अपने शौर्य और साहस की गाथाओं के लिए आज भी अमर है। वो आज भी जाने जाते हैं, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल, बुंदेल केसरी, ठीक है, बुंदेलखंड के शिवाजी, महाराज छत्रसाल। 1678 में पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। अब ये देखो, यहां पर क्वेश्चन आता है कि भाई महाराज छत्रसाल ने अपनी राजधानी क्या बनाई, तो भाई पन्ना को अपनी राजधानी बनाते हैं। कलिंजर का किला जीतते हैं, भाई कलिंजर, अभी बात चल रही थी ना वहां पर कलिंजर, तो कलिंजर का किला जीतते हैं और उसके बाद अपने आप को, मतलब उनको फिर उसके बाद महाराज की उपाधि धारण करते हैं, महाराज की उपाधि मिलता है। दुबेला महल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी, भाई पूछ भी सकता है दुबेला महल, क्योंकि भाई पीएससी का तो आपको मालूम ही है, 2018 वाला जो 2019 वाला जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको तो मालूम ही है, एमपी को लेके क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ रहे हैं आजकल, तो हो सकता है दुबेला महल पूछ लें आपसे। तो दुबेला महल ये कहां है, छतरपुर में, ठीक है। इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, भाई महाराज छत्रसाल ने करवाया था। तो दुबेला महल जो है महाराज छत्रसाल ने इसका निर्माण कराया था, और इसी के समक्ष मस्तानी महल भी है। रानी जो मस्तानी, मतलब बाजीराव मस्तानी मूवी देखी थी आपने, पद्मावत, बाजीराव मतलब बाजीराव बल्लाड़ के साथ जिनका नाम जोड़ा जाता है मस्तानी बाई, तो वो मस्तानी जो थी वो ऐसा बोला जाता है कि महाराज छत्रसाल की बेटी थी वो। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी हो तो उसमें महाराज छत्रसाल को दिखाया जाता है जब बुंदेलखंड रियासत पे आक्रमण होने वाला रहता है मुगलों का, तो रानी पद्मावती बाजीराव बल्लाड़ की मदद मांगने के लिए जाती है और फिर वो बुंदेलखंड आते हैं वहां से। याद है आपको वो सीन? बहुत अच्छा सीन था वो। अभी मतलब मूवी मत देखने लगना, अभी टाइम कम है अपने पास, तो पढ़ाई ज्यादा करो। मैं तो बस ऐसे ही रिकॉल करा रहा था। ये बहुत बड़ा, मतलब ये क्या थे, ये बहुत बड़े कला प्रेमी भी थे। इनके दरबार में कई प्रसिद्ध कवि थे, जिसमें से एक प्रमुख कवि जो थे वो थे कवि भूषण, जिन्होंने छत्रसाल दशक की रचना करी थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई छत्रसाल दशक ग्रंथ की रचना किसने करी, तो भाई ये किसने करी थी, कवि भूषण ने। या ये पूछ लिया जाए कि भाई जो छत्रसाल ग्रंथ है ये किसके ऊपर लिखा गया है, तो ये महाराज छत्रसाल के ऊपर लिखा गया है। वैसे छत्र लगा हुआ है इसमें, तो आप समझने में देर नहीं कर पाएंगे, देर नहीं होगी, आप समझ जाएंगे। और आपको फिर छत्रसाल से ये नाम भी याद आ रहा होगा, छतरपुर, तो भाई छतरपुर भी इन्हीं के द्वारा बसाया गया था। इन्होंने कई मुगल शासकों के नाकों चने चबवा दिए थे। ये भाई बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, चने चबवा दिए थे। चाहे वह बहलोद खां हो, चाहे मुराद खां हो, चाहे सैयद खां हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बुंदेलखंड पर अपनी दृष्टि डाल दे। इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी थी ये। एक इनके बारे में एक बहुत ही अच्छी एक पोएम टाइप की है, मैं आपको सुनाता हूं कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फतेह होए। मतलब ये कोई बैटल तो हारे ही नहीं थे ना, तो जिस समय, मतलब जिस डायरेक्शन में भी इनके घोड़े का मुख हो जाता था, ऐसा बोला जाता था कि भाई वो तो फिर वो बैटल यही जीतते थे। समकालीन शासक कौन था इनका, भाई औरंगजेब था। ये एक मिनट, थोड़ा स्लाइड पीछे हो गई। इनके समकालीन शासक औरंगजेब थे, वो भी इनसे बहुत ज्यादा जलते थे और भयभीत भी रहते थे एक तरीके से, और इनको मारने के उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन कभी इनको छू भी नहीं पाया वो। ठीक है, देखिए समकालीन शासक औरंगजेब ने भी मारने के बहुत प्रयास किए पर कभी छू भी नहीं पाया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब बहादुर शाह जफर शासक बनते हैं और छत्रसाल के समक्ष वो समझ जाते हैं कि भाई इस आदमी से दुश्मनी करने से कोई फायदा तो है नहीं, जब उनके पिताजी नहीं मार पाए तो ये क्या मारते उनको। तो फिर वो क्या करते हैं कि 1707 में जब इसकी डेथ हो जाती है औरंगजेब की, तो वह छत्रसाल के समक्ष मित्रता प्रस्ताव रखते हैं। जैसे छत्रसाल भाई उदार दिल के भी होते हैं, तो वो इसको स्वीकार कर लेते हैं और दोनों के बीच में मधुर संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब आगे बात क्या होती है, 1713 में महाराज की मृत्यु के उपरांत बुंदेलखंड 3 भागों में विभाजित हो जाता है, क्योंकि इतना कोई ब्रिलियंट शासक ही नहीं बचता कि वो इतने बड़े बुंदेलखंड राज्य को अकेला संभाल सके। तो 3 पार्ट में बुंदेलखंड जो रहता है वो डिवाइड हो जाता है। पहला भाग जो रहता है ये राजा हृदय शाह के पास जाता है, जो छत्रसाल के बेटे होते हैं। इसमें कौन कौन सा पार्ट जाता है, इसके अंतर्गत भाई पन्ना आता है, मऊ आता है, कलिंजर, गड़ाकोटा, शाहगढ़ आदि ये आते हैं। भाग 2 जो रहता है
ये एक रहते हैं भाई जगत राम नाम के, इनके रिलेटिव रहते हैं, जिसके अंतर्गत भाई अजयगढ़, बिजावर, भूरागढ़, जोधपुर, सरोला, बांदा इत्यादि ये जगहें आती हैं। तीसरा जो भाग रहता है ये भाग जाता है पेशवा बाजीराव के पास। इसके अंतर्गत क्या क्या रहता है? हटा, जालौन, झांसी, गुना, गड़ाकोटा, कल्पी, सागर, गुसराय और है ना ये हृदयनगर इत्यादि, ये किसके अंतर्गत में अंडर में आते हैं? पेशवा बाजीराव फर्स्ट के। ठीक है दोस्तों, तो भाई फिर क्या होता है 18वीं शताब्दी में हिंदूपत, एक हिंदूपत आताताई होता, आक्रमणकारी टाइप का ही होता है वो। 18वीं शताब्दी में हिंदूपत ने हृदय शाह जो है भाई, अभी मैंने बताया ना आपको, हृदय शाह के पुत्र जो रहते हैं अमन सिंह की हत्या कर देता है और छतरपुर पर शासन कर लेता है। अब ये हो गए, अब यहां से उनका किंगडम शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है 18वीं सदी के बाद बुंदेलखंड जो रहता है वो, मतलब ये छोटे छोटे राजा हैं, उसके बाद छत्रसाल जी के बाद कोई बचता नहीं है। वो तो क्या है कि थोड़ा सा क्राउन चेंज हुआ ना, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया कि अमन सिंह की हत्या कर देते हैं। कौन कर देते हैं? हिंदूपत। ये पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। तो 18वीं सदी के बाद बुंदेलखंड छोटी छोटी रियासतों में बदल गया, जिसे ब्रिटिश शासन ने सनद राज्यों के रूप में मान्यता दी। सनद राज्य मतलब छोटे छोटे राज्यों के रूप में भाई उसको मान्यता दे दी जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिजावर, पन्ना, अलीपुर, लुगासी, है ना, दबई है ये, अजयगढ़, घरशैली तथा कुछ अन्य ब्रिटिश बस्तियां जो थी, इनको छतरपुर जिले में मिला दिया जाता है। 4 अप्रैल 1948 को बुंदेलखंड और बघेलखंड की 35 रियासतें मिलाकर विंध्य प्रदेश बना दिया जाता है। जब आप स्टार्टिंग में एमपी पढ़ते हैं तो एमपी का कैसे बना, एमपी मध्य प्रदेश कैसे बना, जब हम उसमें पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में आता है ना विंध्य प्रदेश, तो ये वही विंध्य प्रदेश है। फिर से मैं इसको पढ़ता हूं। 4 अप्रैल 1948 को बुंदेलखंड और बघेलखंड की 35 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बना दिया गया, जिसका अस्तित्व मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के पूर्व 31 अक्टूबर तक रहता है, क्योंकि गठन के बाद तो फिर हमारा मध्य प्रदेश बन जाता है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अन्य स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए, और हां सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। हमारा जो दिशा एकेडमी है ये इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं अपने उन मित्रों से जिनको मैंने प्रॉमिस किया है एमपीपीएससी 2020 के प्री के नोट्स मैं उनको दूंगा। दोस्तों आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है एमपीपीएससी 2020। क्या लिखना है? एमपीपीएससी 2020। जैसे ही आप ये लिखेंगे मैं वहां पर आपको मैसेज में एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे ना आपको व्हाट्सएप करना है। क्या व्हाट्सएप करना है? लाइक किया हुआ स्क्रीनशॉट, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ स्क्रीनशॉट और एमपीपीएससी 2020 जो आप लिखेंगे, ये 3 स्क्रीनशॉट आपको वहां पर मुझे व्हाट्सएप करने। जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूंगा। मेरा ग्रुप जो है वो टेलीग्राम पे है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके फोन में टेलीग्राम ऐप होना उसके लिए अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।